अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। पहला तो ये कि मोहसिन नकवी वफ़ाकी वज़ीर दाख़िला इस वक्त ईरान के दौरे पर हैं और उनकी ईरानी हम मनसब से मुलाकात भी हुई है और इस दौरे के हवाले से मुमकिना तौर पर जो क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि इस दौरे के क्या मकासद हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि अमन मुज़ाकरात की बहाली पाकिस्तान की एक बड़ी तरजीह है, शायद ये मामला भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा क्या मकासद हो सकते हैं इस दौरे के, इसका हम जायज़ा लेंगे। और उसके अलावा बात करेंगे अनमोल पिंकी की। अनमोल पिंकी ने आज जब पेशी के मौके पर गुफ्तगू की मीडिया से, गो के उसके मुंह पर बार बार कपड़ा डालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो कपड़े को हटाकर बार बार मीडिया को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उससे झूठा बयान दिलवाया गया है कि वो बनी गाला में किसी को सामान देती थी। बनी गाला का नाम अब क्यों आ रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे और इसके साथ-साथ हम बात करेंगे कि 60 करोड़ की चांदी स्कैंडल के बाद अब बलूचिस्तान में कस्टम्स के गोदाम में जो आग लगी है और इसमें 200 के करीब नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जली हैं, फिर और भी बहुत सा कीमती सामान जला है और अरबों रुपए के नुकसान का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ये आग लगी है या फिर लगाई गई है? इस मामले पर भी हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं वफ़ाकी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी जो इस वक्त तेहरान के दौरे पर हैं। सियासी और स्ट्रेटेजिक तनाज़ुर में इस दौरे के मुमकिन मकासद क्या हो सकते हैं? पहली चीज़ तो वही जो इस मुलाकात में जो कि ईरानी हम मनसब से उनकी मुलाकात हुई, उसमें यही जो मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है, बताया गया है कि अमन मुज़ाकरात की बहाली जो है उसके हवाले से गुफ्तगू हुई है। मुमकिना तौर पर कुछ दीगर मकासद क्या हो सकते हैं इस सूरत हाल में, जबकि पाकिस्तान ये देख रहा है कि इलाकाई कशीदगी भी है और फिर मुख्तलिफ जो मुल्क इस कशीदगी का हिस्सा हैं, पाकिस्तान के उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो किस तरह से बैलेंस रख सकता है सारी सिचुएशन को। तो पहला जो मकसद है वो तो ये नज़र आता है इस दौरे का कि डेफ़िनेटली अमन मुज़ाकरात की बहाली पाकिस्तान की पहली तरजीह है। फिर उसके अलावा वज़ीर दाख़िला की सतह पर ये जो मुलाकात है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग और बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो इस वक्त बड़ी अहम ज़रूरत है पाकिस्तान की भी और ईरान की भी। तो इस सूरत हाल में ईरान के साथ मामलात पर गुफ्तगू करके बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी लाई जा सकती है। फिर डेफ़िनेटली ख़त्ते की कशीदा सूरत हाल और उसमें ग़ालिबन पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि किसी भी इलाकाई कशीदगी का असर जो है वो उसकी मगरबी सरहदों पर आए। तो इसीलिए पाकिस्तान मुसलसल राब्ते में रहना चाहता है इन ममालिक के साथ कि कशीदगी की सूरत में जो उसका असर है वो उसकी मगरबी सरहदों पर ना आए। फिर अफ़गान फैक्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अफ़गानिस्तान में जो शिद्दत पसंद गिरोह कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उसका असर यकीनन पाकिस्तान पर भी आता है, ईरान पर भी आता है और अ, इस सारी सिचुएशन में बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान और ईरान के मफ़ादात आपस में जुड़ते हैं। तो इसीलिए शायद पाकिस्तान तेहरान से राब्ते बढ़ाना चाहता है इस सिचुएशन से निमटने के लिए और ये भी एक मुमकिन मकसद हो सकता है वज़ीर दाख़िला के दौरे का। सिफ़ारती बैलेंसिंग, चूँकि पाकिस्तान के चीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस सिचुएशन में जब कशीदगी भी है और पाकिस्तान मीडिएटर का रोल भी प्ले कर रहा है और बार-बार पाकिस्तान के इस किरदार की दुनिया तारीफ़ भी कर रही है और इसे एप्रिशिएट भी कर रही है, इसे एक्नॉलेज भी कर रही है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के वज़ीर दाख़िला का ये जो दौरा है, वो एक मैसेज भी हो सकता है ईरान के लिए कि पाकिस्तान ईरान से फ़ासले पर नहीं जा रहा, पाकिस्तान ईरान के करीब ही है। क्योंकि मुसलसल हमें ईरान सऊदी अरब के साथ तो डेफ़िनेटली हमारा एक दिफ़ाई मुआहिदा भी है और फिर सऊदी अरब के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं बरादराना वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं।
इस सूरत हाल में हमें बैलेंसिंग जो रखनी है खित्ते में, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और अब तक पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया है। तो बहरहाल ये एक मुमकिन मकसद हो सकता है इस दौरे का। फिर कुछ मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि मुमकिन बैक चैनल राब्ते जो हैं वो इस दौरे का मकसद हो सकते हैं, क्योंकि हसास इलाकाई मामलात पर गुफ्तगू जो है वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त, ईरान के साथ भी और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ भी, क्योंकि जो इस वक्त हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं, मुआहिदा अभी तक ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं हुआ है और अभी तक कोई फ़ाइनल जो आप कहें कि कोई डील नहीं हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो ऐसे में खित्ते में नई कशीदगी का ख़तरा बहरहाल मौजूद है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान मुसलसल अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। तो ये मुमकिन मकासद हो सकते हैं मोहसिन नकवी के दौरा ईरान के हवाले से। और बहरहाल कुछ मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं कि फ़ील्ड मार्शल के दौरा ईरान का ये तसलसल भी हो सकता है। जिस तरह से पहले वो गए और उन्होंने 3 दिन ईरान में क़याम किया, और अब हम देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब, और इस दौरे के बारे में कहा जा रहा था कि गैर एलानिया और अचानक दौरा है। तो बहरहाल ये मुमकिन मकासद इस दौरे के हो सकते हैं। अब आते हैं कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी वाले केस की तरफ। आज जब अदालत में पेशी हुई पिंकी की, तो मुंह पर कपड़ा डालकर लाया जा रहा था। बार बार वो कपड़ा हटाती थी और मीडिया को ये बताने की कोशिश करती थी कि मुझसे झूठे बयान दिलवाए जा रहे हैं कि मैं बनी गाला में किसी को सामान देती थी। अब ये एक ऐसी चीज़ है, सभी को पता है कि बनी गाला से ताल्लुक़ इमरान खान का है, और जब जब भी बनी गाला का नाम आता है तो फिर वो बात जो है वो इमरान खान की तरफ उसका इशारा जाता है। तो बहरहाल पिंकी के इस बयान से एक इस सारी सिचुएशन में एक सियासी रंग तो पैदा हो गया है, और इसका मकसद क्या था? कौन चाहता है कि पिंकी बनी गाला का नाम ले? कौन चाहता है कि पिंकी बनी गाला की तरफ इशारा करे? क्योंकि इमरान खान के मुखालिफिन हमेशा उन पर ड्रग्स के हवाले से इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। तो ये इस वक्त पिंकी के ये जो एक स्टेटमेंट आज सामने आई है मीडिया पर, उसने एक सियासी रंग तो बहरहाल इस केस में पैदा कर दिया है। फिर एक और सवाल ये है कि पुलिस के पास अगर इतने सबूत हैं, तो फिर अब तक पिंकी का पूरा नेटवर्क, यानी जो पिंकी के बड़े हैं, वो सामने क्यों नहीं आए? अभी तक सिर्फ पिंकी या उससे छोटे-छोटे कारिंदे ही क्यों पकड़े गए हैं? और अगर सबूत नहीं है, तो फिर इतना बड़ा मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है कि जब ये मामला उठा तो दिन-रात इस पे ट्रांसमिशंस की मेन स्ट्रीम मीडिया ने, और अभी भी हर छोटी से छोटी चीज़ को मतलब इतनी बड़ी कवरेज दी जाती है। तो इसका मतलब है कि ये कोई आम ड्रग केस तो नहीं है, ये कोई बड़ा खेल है, और इस बड़े खेल के पीछे कुछ बड़े लोग भी हैं। अच्छा, फिर एक और मामला ये है कि पिंकी जब आज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, तो उसने किसी सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब ये इशारा पिंकी ने किसको किया? अच्छा, आम तौर से इस तरह का फ़िक्रा अपनों के लिए बोला जाता है, ऐसे अपनों के लिए जो किसी वारदात में आपके साथ शरीक रहे हों। तो जब कोई इंसान किसी के साथ किसी गलत साइड पे कुछ कामों में मुलविस रहा हो, तो जब वो डूबने लगता है या उसे कोई नुकसान होने लगता है, तो वो उन लोगों को भी धमकाता है कि मैं तो डूब रहा हूँ, तुम्हें भी लेके डूबूँगा। तो आज ये जो पिंकी ने इशारा किया है, ये यकीनन पिंकी ने कुछ अपनों की तरफ इशारा किया है। तो इससे ऐसा लगता है कि पिंकी को फँसाने वाले उसके अपने ही हैं। तो लेट्स सी कि पिंकी जिन की बात कर रही है, उनके बारे में ज़बान कब खुलती है। वैसे मुझे तो अभी भी यही लगता है कि ये 2-4 दिन का खेल है, और 2-4 दिन के शुगल मेले के बाद ये खेल भी ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल ये तो आज की रुदात थी अनमोल पिंकी केस की, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो बनी गाला का नाम ही था। अब आते हैं कस्टम्स के गोदाम की तरफ। बलूचिस्तान में ज़िला मस्तूंग में लकपास के करीब कस्टम्स का गोदाम है। इस गोदाम में आग लगती है, और उस आग के नतीजे में वहाँ मौजूद
हर चीज़ जल जाती है, तकरीबन 200 के करीब गाड़ियाँ जल जाती हैं, जिस पर बलूचिस्तान असम्बली में आज जब बहस हुई तो उसमें ये कहा गया कि इतना नुकसान तो ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग में भी गाड़ियों का नहीं हुआ होगा जितना कस्टम्स गोदाम में लगने वाली आग के बाद बलूचिस्तान में इन गाड़ियों का हुआ है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ आपको पता है सस्ती नहीं होती हैं, एक एक गाड़ी करोड़ों की गाड़ी होती है। और फिर कस्टम्स के जो गोदाम हैं उनमें सिर्फ गाड़ियाँ नहीं होती हैं। अब जो एफआईआर दर्ज कराई है कस्टम्स हुकाम ने इसकी, उसमें उन्होंने बताया है कि गोदाम में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ थी, पेट्रोलियम मसनूआत थी, कीमती सामान था, कीमती कपड़ा था, छालियाँ थी, सिगरेट्स थे और कीमती सामान में आपको पता है महंगे फ़ोन्स होते हैं और बाकी भी जो महंगी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। तो डेफ़िनेटली काफ़ी महंगी चीज़ें। और यहाँ तक कि बलूचिस्तान असम्बली के जो रुकन असम्बली हैं रहमत बलोच, उन्होंने तो ये तक कहा है असम्बली के फ्लोर पर कि इससे 15 अरब का नुकसान हुआ है ये जो आग लगी है। तो 2 अरकान असम्बली ऐसे हैं जिन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि आग लगी नहीं है, ये आग लगाई गई है। अब यही इसमें मेन पॉइंट है कि 60 करोड़ रुपए की चांदी के गायब होने का स्कैंडल आता है, वो भी बलूचिस्तान से ही कस्टम्स की तरफ से। और क्योंकि ये चांदी पकड़ी गई और उस चांदी को जब पंजाब मुंतकिल किया जा रहा था तो उस दौरान ये चांदी गायब करके इसकी जगह पर शीशे की यानी लेड की बनी हुई ईंटें रख दी गई। और जब वो यहाँ पर आई और उनका मुआयना हुआ तो पता चला कि ये तो चांदी है ही नहीं। तो इसके बाद फिर कार्रवाई हुई, इंक्वायरी शुरू हुई, कई अफसरान मुअत्तल हुए और अब तक वो मुअत्तल हैं। बहरहाल इसके बारे में अभी तक मालूम नहीं हो सका कि चांदी किधर गई। अभी ये चांदी वाला स्कैंडल आया और साथ ही अब ये आग लगने का स्कैंडल भी सामने आ गया है। अब इस पर जो बलूचिस्तान असम्बली के अरकान हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए जिसमें असम्बली और अदलिया दोनों शामिल हों, क्योंकि ताजरों का बड़ा नुकसान हुआ है इसमें। जिन ताजरों की ये गाड़ियाँ इसमें थीं उनमें से कई ताजर ऐसे थे जिनके कोर्ट में केसेस चल रहे थे और कोर्ट ने रिलीज़ ऑर्डर्स भी जारी कर दिए थे, लेकिन गाड़ियाँ अभी तक उनके हवाले नहीं की गई थी। तो अब गाड़ियाँ तो जल चुकी हैं, कोर्ट के रिलीज़ ऑर्डर्स का क्या? और फिर ये कि जो रिकॉर्ड मौजूद होता है यकीनन वो रिकॉर्ड भी जल गया होगा। हमारे यहाँ आम तौर से सरकारी गोदामों में जब आग लगती है तो या तो वो आग लगती है किसी रिकॉर्ड को जलाने के लिए या वो आग लगती है किसी करप्शन को छुपाने के लिए। अब अरकान असम्बली का इशारा भी इसी तरफ ही है और वो यही कह रहे हैं कि यकीनन यहाँ से कुछ बड़ा गायब हुआ है जिसे छुपाने के लिए ये आग लगाई गई है। और इतना बड़ा कुछ गायब हुआ कि इसे छुपाने के लिए भी इतना बड़ा नुकसान कर दिया गया। क्योंकि जो ऐनी शाहिदीन हैं उन्होंने ये बताया कि जब ये आग लगी तो यहाँ पर एलएनजी के जो ट्रेलर्स मौजूद थे और उनमें भी आग लगी। टैंकर्स जो थे एलएनजी के लिए वो भी मौजूद थे और उनमें भी आग लगी और उससे बड़े बड़े धमाके हुए और आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि बावजूद बहुत कोशिशों के फौरी तौर पर इस आग को नहीं बुझाया जा सका। और जब तक इस आग को बुझाया गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। बहरहाल अब हमेशा पाकिस्तान में यही होता है कि जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है तो कहा यही जाता है कि ये हादसा नहीं था, ये खुद से किया गया, ये किसी करप्शन को छुपाने के लिए किया गया, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है और ये गवर्नेंस की फेलियर है और बहुत सारी चीज़ें। और यकीनन हो सकता है ऐसा हो भी, क्योंकि हादसा भी अगर है तो किसी ना किसी की गफलत की वजह से हुआ है। तो बहरहाल इस चीज़ का पता चलाना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान में बड़े बड़े सानियात हुए, बड़े बड़े वाक़यात हुए, इंक्वायरियाँ भी हुई, इंक्वायरी कमीशंस भी बने, कई मामलात में तो जुडिशल कमीशंस भी बने, रिपोर्ट्स भी आईं, लेकिन सारी इंक्वायरियाँ, सारी रिपोर्ट्स दाखिल दफ्तर हो जाती हैं आखिर में। होता कुछ भी नहीं है, पकड़ा कुछ कोई भी नहीं जाता और सारी जो चीज़ें हैं वो वहीं की वहीं रहती हैं। वो मुनीर नियाज़ी साहब बड़ा खूबसूरत शेर कह गए हैं, मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। हमारे केस में तो दूसरा मिसरा कुछ और भी तब्दील हो गया है।
کرپشن کا اور کرپٹ لوگوں کا سفر تو تیز تر ہے، لیکن ہم عوام کے لیے سفر آہستہ آہستہ سے بھی اب رک گیا ہے بالکل۔ ہم بس اب ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔